हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल की तैयारी की और पहला दिन हमारा हो चुका है और आज कर रहे हैं हम डे 2। जो फर्स्ट डे हमने किया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। और हाँ, ये जो सीरीज है ये केवल एसएससी सीजीएल को फोकस करके बनाई जा रही है। इस एक महीने के लिए अगर आप सीजीएल के प्रैक्टिस सेट को सही से कर लेते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके 30 से 40 नंबर बढ़ने का जो वादा मैंने आपसे किया है वो पूरा होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज जो आपको करनी है वो ये है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और एक बार अगर हम खो गए तो हमारा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है YouTube के इस मायाजाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई आदमी है, वो स्थान P से स्थान Q की तरफ जा रहा है और उसकी जो एवरेज स्पीड दी हुई है वो 36 किलोमीटर दी हुई है और कह रहा है कि उसने जो फर्स्ट, तो अगर आप इसे समझें तो आप कहेंगे P से Q तक एक आदमी जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि P से Q तक जाता है, उसकी जो इस पूरे ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड है वो 36 किलोमीटर है। पूरी डिस्टेंस के लिए जो एवरेज स्पीड है वो 36 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने पहली 75, मान लो कि 75% की जो डिस्टेंस है उसने 4/5वें समय में, का मतलब है 4/5 टाइम में पूरी की। ठीक है, अब आपसे कह रहा है शेष दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तू तय करता है, तो बताइए कि उसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी। एक बात मेरी समझना, आपको ये दिया हुआ है कि पूरे P से Q के लिए जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, आपने कहा 36 है। लेकिन 75 P से यहां तक 75% वो चल चुका है, मतलब कितनी डिस्टेंस बची है, तो आप कहेंगे 25% डिस्टेंस बची है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 4/5 टाइम उसका जा चुका है, 4/5 समय उसका जा चुका है, तो कितना समय बचा है, तो आप कहेंगे 1/5 समय बचा है। और अगर आप ये समझें कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो एक बात आपको समझनी होगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बोले तो 25% को आप लिखते हैं 1/4 और टाइम 1/5 निकाल लें सीधे 36 का, तो 4 9 36 और ये 5 भाई साहब ऊपर आएंगे तो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के लिए, जिसे वो कह रहे थे x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्यारा है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है। और इस तरह के कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, मगर जो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे ना ये आपके सोचने समझने का जो तरीका है उसे बदल देंगे। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये सीरीज जरूर देख के जाना कि आपने जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स को लेके तो किस तरह से आप करने वाले हैं ये वाला काम। चलिए अगला क्वेश्चन चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से रहा आपके पास, एक वस्तु को 507.40 में बेचने पर एक व्यक्ति को 18% का लाभ होता है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 24% का लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो आपको मैं बार बार एक चीज बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रही होगी तो सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 118 रहा होगा, क्योंकि इतने परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं। मगर वो कह रहा है 118 पे मत बेचो, 18% का लाभ नहीं चाहिए, चाहिए कितने का लाभ, तो आप कहेंगे 24% का लाभ चाहिए। 100 की चीज को 24% का मतलब हो गया 124 रुपए में सेल करोगे, 124 रुपए में सेल करोगे, इतना है। आपको कह रहा है कि बेचने पर, मतलब ये 507.40 जो गिवन है ना ये सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 507.40 गिवन है, 507.40 गिवन है। आई बात समझ में? आपको 124 की वैल्यू बतानी है
मेरे प्यारे बच्चों, काटने की बिल्कुल कोशिश मत करो, इस तरह से सीधा सीधा काट लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। अगर नहीं गिवन है मतलब पूरा पूरा कटेगा। और ध्यान से देखिए, 118 से अगर आप 500 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? तो आप कहेंगे 4 टाइम जाएगा। फिर पॉइंट लगाया और 4 आ रहा है, तो 8 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? तो आप कहेंगे 3 टाइम में आता है। इट मींस 4.3 आपका यहां आ गया। और x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। 124 को इस 4.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट अगर आप देखें तो हर ऑप्शन में अलग है। तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा और आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 532, 33.20 आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से ये सवाल होगा। मैंने देखा है आजकल बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। आएगा कैलकुलेटिव। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको हर पेपर कैलकुलेटिव लगेगा। कैलकुलेशन नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जो ये स्मार्ट टेक्निक्स हैं जो कर करके सीखता है, वो टेक्निक्स आपको लगानी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा सा लिखा हुआ क्वेश्चन है। बच्चे डर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देख के। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्कूल में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में, और 3 वर्गों में मतलब 3 अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसमें 20, 25 और 40 और छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मतलब और बच्चे आ जाते हैं। पहले 5, 7 और 8 के रेशो में बच्चे थे, 20, 25 और 40 बच्चे और आ गए इन सेक्शंस में। तो अब रेशियो 9, 12 और 16 हो गया। ये आपसे कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या आप ये बता सकते हो ये रेशियो किसका है? तो आपने बोला सर जब नए बच्चे आ गए तो टोटल बच्चों का रेशियो है, टोटल बच्चों का रेशियो है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपसे कहेंगे यही पूछ रहा है सर। तो मैंने आपसे कहा इन सब का सम करो। आपने कहा 16 और 12 28 और 9 37 आ गए, 37 आ गए। अब आपका काम यह होना चाहिए था, जैसे ही आपको यह निकालना था 37 आया, इट मींस कि जो ये आंसर्स दिए हुए ये 37 के मल्टीपल में होंगे। बच्चे कभी आधे या फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, पूरा पूरा नंबर कटना चाहिए। तो आपने कहा 160 नहीं करता, 140 नहीं करता, 100 नहीं करता, और 37 5 टाइम 185 हो जाएगा। ये आंसर हो जाना था। देखो मैंने कहीं पेन चलाया क्या? एक बात मुझे बताओ, कहीं मैंने पेन चलाया क्या? नहीं, जरूरत पड़ेगी। और पेन इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि आपको डर है कि इस तरह से आपका आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने क्वेश्चंस करने हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं नहीं करने हैं, मगर आपने पहले ये टेक्निक देखनी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा स्कोर इतना है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। क्या आप इस तरह से करते हैं? कमेंट करके बताइए। हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन इसी तरह से किया था। ठीक है, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका, हमारे यहां जो बच्चे मॉक कर रहे हैं उनका जब स्कोर देखेंगे तो वो मॉक में रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 10 तक के कई बच्चे हमारे यहां के हैं, अलग अलग जो मॉक कर रहे हैं। गॉट इट? तो आपने ये बात समझनी है, ये वाली सोच मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा कि कैसे आपने सोचना है। फिर दूसरी चीज देखो, अब आप बोलोगे अच्छा 37 के मल्टीपल अगर 3-4 ऑप्शन होते तो क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि 37 का चलो यहां पे तो एक ही मल्टीपल है। तो आपने कह दिया, आपने क्वेश्चन बनाया हुआ, सेट किया हुआ आपने। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखिए आपने ये चेक कर लिया, इसमें कोई ज्यादा टाइम तो लगना नहीं था। ठीक है, ये आपका 5 से 10 सेकंड का काम था। आगे अगर आप देखें तो रेशियो आपको 5, 7, 8 गिवन था, और फिर 9, 12 और 16 जब हो रहा है, 9, 12 और 16 जब हो रहा है तो आपने कहा यहां 20 स्टूडेंट आए, यहां 25 आए, और यहां कितने आए? तो आपने कहा 40 आए। मगर आपके हिसाब से कितने आए? तो आपने देखा यहां 4 आए, यहां देखा तो 5 आए, यहां देखा तो 8 आए। आ रही है बात समझ में? आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है।
यहां देखो 5 की वैल्यू कितनी, आपने कहा 25 है, 8 की वैल्यू कितनी है, 40 है। मतलब सब एक ही चीज कह रहे हैं चीख चीख के कि मेरे प्यारे बच्चों 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। का मतलब ये हो गया, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 की वैल्यू 5 होगी, और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो आप कहेंगे नए बच्चे कितने हैं, 9, 12, 16 सबको जोड़ लेंगे। नए टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, तो 9, 12, 16 को जोड़ेंगे 37 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और कह दोगे 185 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछता पुराने बच्चे कितने थे, तो 12, 8, 20 हो गया। समझ में आ रही है? और 20 इंटू 5 करोगे तो 100 बच्चे पुराने थे। इस तरह की अप्रोच से केवल आपका आंसर नहीं आता, आपका दिमाग भी खुलता है। और आपने ये दिमाग खोलना है, क्योंकि एग्जाम में वो आपको चाहता नहीं है कि आप क्वेश्चन करो, आप शीट पे शीट मांगो। वहां मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चे लड़ जाते हैं, शीट चाहिए, शीट चाहिए, कैलकुलेटिव पेपर है, शीट चाहिए। बिल्कुल है कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव होते हैं कुछ सवाल, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते हैं, मगर जो सवाल कैलकुलेटिव नहीं है उनमें तो कैलकुलेशन मत करो, कि उनमें भी कैलकुलेशन करोगे और उसे भी कैलकुलेटिव बना दोगे। और आपके एग्जाम से पहले किसी ने कह दिया कि पेपर कैलकुलेटिव है, तो आप पहले ही क्वेश्चन से लग गए कि चलो सारे सवाल कैलकुलेटिव होंगे, हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस अप्रोच को आपने डेवलप करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ठीक है, मगर आपने अब जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो ये अप्रोच आपके साथ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, मजा आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास 9 के 20 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है, तो 20 स्टूडेंट का एवरेज है 147, और क्लास 10 के 15 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है 154। आपसे कह रहा है कि दोनों कक्षाओं में, दोनों क्लासेस के सारे बच्चों का एवरेज कितना होगा, हाइट कितनी होगी। हाइट बोले, वजन बोले, एज बोले, क्या फर्क पड़ता है यार, समझ रहे हो, एवरेज निकालना। आपने कहा कि टोटल 35 बच्चे हो गए, मैंने कहा मान लो कि 35 कम से कम एवरेज हर बच्चे का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 147 ये लेके आ रहे हैं, मतलब 147 का तो हर बच्चा है ही सर। कहोगे या नहीं कहोगे? आप कहोगे हाँ, हर बच्चा कम से कम 147 का है। आप बोलेंगे हाँ सर है, मगर आप कहेंगे ये जो 15 बच्चे हैं ये थोड़ा सा लंबे हैं, तो मैं कहूंगा कितने लंबे हैं, तो आप कहोगे 7 लंबे हैं, 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। कितने बच्चे हैं ये 7 सेंटीमीटर लंबे, तो आप कहेंगे सर 15 बच्चे ऐसे हैं जो 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। आ रही है बात समझ में? ये जो 7 ज्यादा है, ये 105 एक्स्ट्रा सेंटीमीटर हो गया, ये सब में बांट दोगे, यही तो एवरेज है। सब में बांट देना ही तो एवरेज आदमी का काम है। आप कहोगे ये 105 जो था ये हम 35 में बांट देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसे बांट दो सब में कि सबके पास बराबर हो जाए। तो आपने कहा 7 5 टाइम और 5 3 टाइम, तो 147 और 3 आपने जोड़ लिया और कह दिया 150 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये समझाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन 3 लाइंस के अंदर कर देते हैं ना, इसका मतलब है कि आप उसको शॉर्टकट कर रहे हैं। भले ही वो लंबा सवाल है, मगर आपने उसे 3 लाइन में ला के समेट दिया, का मतलब है सवाल आपने आसान बना दिया। बहुत सारी कैलकुलेशंस आपने दिमाग में कर ली, इसका मतलब है कि क्वेश्चंस पे आपकी जीत है, और ये जीत आपकी होगी अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अगले सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल है। अब आप सोचो कि आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे। क्या है, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एवरेज दिया हुआ है इतने, इन सारे नंबर्स का एवरेज ये है, और कह रहा है के की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आपने देखा कितने नंबर है, आपका अप्रोच क्या होगी, सारे नंबर्स को जोड़ोगे, 7 से डिवाइड करोगे, इक्वल टू 63। बिल्कुल सही है, ऐसे मैं भी करूंगा।
अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं ऐसे ही करूंगा, और आप भी ऐसे कर रहे हैं, मतलब आपको भी कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? तो क्या करें हम इसमें, ये समझते हैं। तो चलो आ जाओ, एक बात समझना कि आपसे के की वैल्यू पूछ रहे हैं, आप ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस पे आपको दिखा कि अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब यूनिट डिजिट से ये सवाल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप केवल यूनिट डिजिट्स को ऐड कर लें, किसको ऐड कर लें? यूनिट डिजिट को ऐड कर लें, तो 63 टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं ये। 7 3 टाइम करोगे तो 1 सम आएगा, 1 सम आएगा। आपने देखा 2 और 8 10 हो गया, मतलब ये और ये तो गए, 10 बन गया। 7 और 3 10 हो गया, ये दोनों भी गए। ऐसे देखना है वो क्वेश्चन में क्यों दे रहा है ऐसे कि 0 बन रहा है। वो आपसे चाहता है कि आप ऐसे करो, मगर आप गांधारी बने हुए हो, आप आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो, तो कैसे दिख जाएगा? नहीं दिखेगा जी, नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए, तो 7 और 3 ऐड किया आपने, 0 आ गया। फिर आपने देखा कि 8 है, 8 और यहां पे 1 है और यहां पे 4 है, तो आपने देखा 4, अच्छा 8 तो हम कर ही चुके थे, मैंने सारे लिख लिए। हमने कहा 2 और 8 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया। अब केवल 4 और 1 बचा है, दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा प्लस 2k आएगा, 5 आएगा प्लस 2k आएगा, मतलब 2k इक्वल टू यहां 5। अब आपने सोचना है k की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगी, यूनिट डिजिट 8 आएगी। 8 का करोगे डबल, 8 का करोगे डबल आएगा 6 प्लस 5, बोले तो 1 आ रहा है। आप क्या करेंगे? 48 को आंसर मारेंगे और निकल लेंगे पतली गली से। कोई क्वेश्चन के साथ आपने नूरा कुश्ती नहीं करनी, आपने उसमें दम नहीं दिखाना। अगर आप उसको दम दिखाओगे तो क्वेश्चन आपको दम दिखाएगा। ये मेरी बातें याद रखना, एग्जाम में आपने ऐसे चीजें देखनी है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा पुराने पेपर नहीं है, 2020 के क्वेश्चंस हैं, इसी साल के पेपर है। ठीक है, 2020 23 21 इन्हीं के पेपर हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, जिनके क्वेश्चंस को कहा जा रहा था बहुत हार्ड है, कैलकुलेटिव है, करना पड़ रहा था। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन बोले तो क्यूब के विकर्ण की लंबाई जैसी उसने कहा a√3 की वैल्यू आपको 16√3 दे दी, √3 से √3 कट गया, तो आप कहेंगे a की वैल्यू आ गई, मतलब साइड आ गई आपके पास 16। आपसे कह रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, लिटरल सरफेस एरिया बताइए। तो 4a स्क्वायर होता है, 4 इंटू 16 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 256 होता है, 256 का डबल करोगे 512, और 512 का डबल करोगे 1024 आंसर हो जाएगा। देखो डबल करना आसान है 4 से मल्टीप्लाई करने के कंपैरिजन में, यह आपने ध्यान रखना है। या अगर आपको ये ध्यान में है तो चीजें बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कोशिश करो कि क्या करोगे। मेरे क्वेश्चन करने से पहले खुद कर लो एक बार कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, आपकी क्या अप्रोच होगी क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या आप ऐसे नहीं सोच सकते थे? तो आप बोलेंगे हाँ मैं सोच सकता था, मैंने सोचा नहीं। तो कब सोचोगे यार, कब सोचोगे? आपकी अंतरात्मा से मैं पूछता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रम से 40%, 25% और 20% की 3 क्रमिक छूट, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए गए, और 1960 की एकल छूट के बराबर है। जो ये सारी छूटें हैं वो 1960 के बराबर है। अब कई बच्चे टोटल चेंज, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। ठीक, देखिए हम क्या करेंगे। आपने देखा कि 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 का मतलब होता है कि 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट दोगे, 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट देने के बाद चीज बिकेगी 3 की।
ऐसे ही 25% का मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट का मतलब हो गया 3 की बेचोगे। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज पे 1 का डिस्काउंट दोगे का मतलब है 4 में बेचोगे। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 9। एक चीज समझो, 25 की चीज को आप कितने में सेल करोगे तो आप कहोगे 9 रुपए में सेल करूंगा, का मतलब ये हो गया डिस्काउंट कितने का दे रहे हो तो आप कहोगे 16 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। मगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 960 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, का मतलब हो गया 16% की, सॉरी 16 की वैल्यू 960 है, 16 की वैल्यू 960 है। आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य कितना है, बोले तो 25 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 16 छक्के 96, 25 छक्के 150, मतलब 1500 रुपए आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ये अप्रोच अगर आप लगा पा रहे हैं एग्जाम में तो आप हमारे चहीते हैं, और नहीं लगा पा रहे हैं तो भी आप हमारे चहीते हैं। और हम आपको कहना चाहेंगे कि अप्रोच को समझिए कि किस तरह से आपने एग्जाम में लगानी है। आता आपको सब है, मगर क्या आप इस अप्रोच को सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर पाए? और नहीं कर पा रहे हो तो ये कुछ और नहीं, प्रैक्टिस और गलत लोगों की संगति में बैठकर प्रैक्टिस करने का असर है। सही लोगों के साथ, हमारे साथ बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो अप्रोच है जो गलत हो गई है वो हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि PQR मिलकर किसी काम को 56 दिनों में पूरा कर लेते हैं और P और Q एक साथ मिलकर R के अकेले के रूप में 1/4 काम कर लेते हैं, 1/4 काम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिखा? दूसरी लाइन हमें फैसिनेट की, दूसरी लाइन ने हमें अपनी ओर खींचा और हमने देखा कि P और Q दोनों मिलके R के अकेले काम का 1/4 कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं। का मतलब है R अगर 4 काम करता है तो P और Q मिलके 1 काम करेंगे, उसका 1/4 काम कर लेते हैं। ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन में, तो आपने बोला बिल्कुल। फिर क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि तीनों PQR मिलके 56 दिन में काम कर रहे हैं। अगर मैं यहां डे लिखूं तो तीनों का 5 दिन, 5 काम 56 दिन तक चलता है। का मतलब हो गया 56 गुणा गए 5, ये टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है P और Q मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपने कहा 1 के हिसाब से ये टोटल वर्क है, इसे पूरा करने में 56 गुणा गए 5 दिन लगेंगे, 280 डेज आंसर हो जाएगा। और ये बात समझ में, एफिशिएंसी से हमने किया, 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है 1 दिन में, तो 56 दिनों में टोटल 56 गुणा गए 5 काम कर लेगा। और P और Q अगर 1 दिन में 1 काम करता है तो वो जो टोटल वर्क है 56 × 5, उसे पूरा करने में उसे 56 × 5 डेज लगेंगे। ये आपने समझना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, स्कूटर पे बेस, स्कूटर, चल मेरे स्कूटर, है ना। चलिए देखिए क्या है, एक नए स्कूटर की कीमत 1,20,000 रुपए। कौन सा ऐसा स्कूटर है? प्रत्येक वर्ष के अंत में, वर्ष की शुरुआत में इसका मूल्य, इसके मूल्य का 12% कम हो जाता है। 12% कम हो जाता है, 2 बार लिख दिया इसके मूल्य का, ठीक है ना, बात वही है। इसके मूल्य का 12% कम हो जाता है। 2 वर्ष बाद बताइए क्या होगा। एक चीज समझो, मतलब 12% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो आप 12/100 लिखते हैं। 4 से काटें, 4 × 12, 4 25, मतलब 25 का है तो 3 कम हो जाएगा, 25 का है तो 3 कम हो जाएगा 1 साल के बाद। और अगर 25 का स्क्वायर कर दो, 3 कम हो जाएगा का मतलब 22 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा का मतलब 22 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 साल की अगर बात करेंगे, 2 ईयर की बात करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये सवाल आपके पास आता है। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो कह रहा है कि 1,20,000 का स्कूटर है,
रेट कम हो रहा है, प्राइस जो है वो कम हो रहा है, मतलब क्या वो 1.5 लाख का हो जाएगा? आप बोलोगे ये तो सवाल हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, मगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन से डर लग रहा है ना, तो लगेगा, क्योंकि जितना डरोगे उतना डराएगी और जितना करोगे उतना खिलाएगी। समझ रहे हो? तो अगर आपको लग रहा है डर, तो आपने मल्टीपल्स सोचने, आपने सोचना है कि भाई यहां पे जो भी था यहां पे आके वो 11 का मल्टीपल हो गया। देखो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर कह रहा है, 22 मतलब 11 का मल्टीपल है, मतलब जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 11 का मल्टीपल होगी। आप गए यहां, आपने देखा 9 4 13, 6 5 11, 11 का मल्टीपल है? नहीं है। फिर आप गए इस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन को आपने ऑब्जर्व किया, 8 5 13 और ये यहां आ गया तो 13 और ये 7, 13 में से 7 गए या 8 गए तो भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यही आंसर हो रहा है। अगर यही आंसर हो रहा है तो एक चीज मुझे बता दो, तुम क्या ये 11 का मल्टीपल दिख पा रहा है तुम्हें? तो आप कहेंगे हाँ सर, 9 और 9 18 और 8 26 और 2 और 2 4, 26 में से 4 घटाओगे आंसर आ जाएगा 22 और 22 जो है वो 11 का मल्टीपल हो जाता है। इसका मतलब आंसर ये होगा। कैसे पता लगे, कैसे, कब देखें? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं कह रहा है, निकटतम मान की बात नहीं कर रहा है। जब भी निकटतम मान की बात ना करे, कैलकुलेट करने से बचो, और जब कैलकुलेट करने से बचोगे तो दिमाग ज्यादा लगाओगे। जितना कम पेन यूज करोगे उतना ज्यादा दिमाग लगेगा, और जितना ज्यादा दिमाग लगेगा उतनी जल्दी क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल रहा ये, देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्यूब, ये पूरा ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है। तो आपने देखा ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ओ प्लस प्लस प्लस, या माइनस आ गया बीच में। तो आपने इस तरह से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और आगे भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं आपका, ठीक। फिर आपने देखा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो आप बोलेंगे ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ। तो यहां पे अगर आप देखें x की जगह क्या है 4a माइनस बी, वाई की जगह क्या है ये 5b माइनस 3c, z की जगह क्या है, z की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे -4a माइनस 3c, ये है ब्रैकेट के अंदर, ठीक, माइनस में। तो आपने इन तीनों का सम किया तो आपने देखा कि ये 4a से ये 4a माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्या कट जाएगा, -5b से ये वाला माइनस प्लस 5b कट जाएगा, -3 से ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा। का मतलब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया है। और जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो आप कहते हैं कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3xyz हो जाती है। और 3xyz होने से क्या होगा, आप कहेंगे या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, दो ऑप्शन है। लेकिन आपने यहां ऑब्जर्व किया कि 4a माइनस 3c है, मतलब उसकी वजह से माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बस आपने ये चेक करना है कि इनके सिंबल ना बदले हुए हो, कहीं देख लो वैसे ही जैसे थे, देख लिया, कहीं इन्हें इधर उधर करके लिखा हुआ हो तो चांस अलग हो सकता था। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल करेंगे कल। तो अगर आपको हमारे आज के कॉन्सेप्ट और जो सोच है वो पसंद आई है, और आप कल भी इसी तरह के वीडियो में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जिन्हें आप बिना कैलकुलेट किए सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आप चाहते हैं कि 3 लाइन की कैलकुलेशन में क्वेश्चन सवाल
सॉल्व हो जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो कीजिए, साथ में ये क्वेश्चन एक और बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए। और जब भी आप क्वेश्चन करें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप सोचें। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।